नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 के लिए विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव हूबहू मिलेगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगर आप पहले से जान रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 वैष्म। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, रक्त क्या है? रक्त क्या है? ऑप्शन ए कोशिका, ऑप्शन बी उत्तक, ऑप्शन सी पदार्थ, ऑप्शन डी कोई नहीं। रक्त क्या है? तो रक्त उत्तक है। रक्त क्या है? उत्तक है। और रक्त क्षारीय होता है जो कि 7.4 होता है इसका पीएच मान। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त क्षारीय होता है और उत्तक। ऑप्शन नंबर बी सही है इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन जल संवाहक उत्तक है? निम्नलिखित में कौन जल संवाहक उत्तक है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी चालनी नलिकाएं, ऑप्शन डी मूलरोम। तो जल संवाहक होता है जाइलम। ऑप्शन नंबर ए सही है, जाइलम होगा। और फ्लोएम जो होता है यह भोजन का संवाहक होता है। भोजन का यानी जब पौधे में पत्ती में भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तब फ्लोएम क्या करता है? भोजन को बना हुआ एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता है। भोजन का परिवहन करता है फ्लोएम और जल का परिवहन करता है जाइलम पौधे में। तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका जाइलम, क्योंकि जल परिवहन है यानी जल संवाहक है उत्तक, तो जाइलम होगा और भोजन होगा तो फ्लोएम होगा। अगला प्रश्न देखिए। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। आप सभी इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से जानते होंगे। उत्तल दर्पण। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल, ऑप्शन डी कोई नहीं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और छोटा प्रतिबिंब किस में बनता है? उत्तल में। छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल में। तो बड़ा प्रतिबिंब पूछा गया था तो अवतल दर्पण होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। वास्तविक सीधा होता है, आभासी तथा उल्टा होता है, आभासी तथा सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी तथा सीधा होता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से
हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो उत्तल दर्पण से वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है और अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है वस्तु से। अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में। ऑप्शन नंबर डी सही है, कांच में। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी पहले से जान रहे हैं, 2 होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2 होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है ऑप्शन ए रात में, ऑप्शन बी दिन में, ऑप्शन सी रात दिन, ऑप्शन डी सुबह शाम। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर पहले से जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो अगर आप ऑप्शन बी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे, दिन में। प्रकाश संश्लेषण होता है हमेशा दिन में। और याद रखिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता देते हैं कि रात दिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो छोड़ता है नीम का पेड़ और पीपल का पेड़, यह नीम और पीपल का पेड़ जो है कि रात दिन ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और यह दोनों पेड़ छोड़ा करके जितने भी है सिर्फ दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो आप सभी याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है लाल प्रकाश में, यानी सुबह शाम। लेकिन पूरा दिन में ही होगा, जब सूर्य का प्रकाश रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो दोस्तों आप सभी प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण के कारण ही प्रकृति में वायुमंडल में ऑक्सीजन बना रहता है। प्रकाश संश्लेषण के कारण, यानी प्रश्न था आपका प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण। प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो 3। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 3। अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन है। अमीबा का मुख्य भोजन है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। शैवाल के टुकड़े, बैक्टीरिया, डायमेंट एवं एक कोशिकीय जीव, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद कलियां पाई जाती है। स्वाद यानी जो भी चीज हम लोग खाना खाते हैं उसका स्वाद कली, जो स्वाद जो बताता है, कहां पाई जाती है? जीभ की ऊपरी सतह पर। जीभ की ऊपरी सतह पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। स्वाद कलियां पाई जाती है जीभ की ऊपरी सतह पर। निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो पत्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है, पत्ता को कहते हैं।
और एक प्रश्न पूछता है कि पौधे अपना भोजन कहाँ बनाता है, तो पत्ते में। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो ग्लूकोज का भी होता है। ऑप्शन सी सही है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होता है, ग्लूकोज का भी होता है। ऑप्शन सी सही है। इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, कूटपाद। ऑप्शन नंबर ए सही है, कूटपाद। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। भोजन यानी पादप में फ्लोएम क्या करता है, भोजन को संवाहक करता है, यानी कि ले जाता है। पादप भोजन, जब पत्ती द्वारा भोजन बनता है तो वह अन्य जगह ले जाता है। कौन, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, पत्ती से भोजन बना हुआ फ्लोएम अन्य जगह तना से ले जाता है, संवाहक होता है वह। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या होती है, एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या होती है। एक मनुष्य जो वयस्क है उसको दांतों की संख्या कितनी होती है, तो 32। ऑप्शन नंबर सी सही है, 32। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में दांतों की कुल संख्या होती है 32। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, तो कूटपाद। कूटपाद कहीं आपको केंद्रक मिलेगा, लेकिन कूटपाद सही होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जाना जाता है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़े ग्रंथि के रूप में जाना जाता है यकृत। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रकाश संश्लेषण अंगक है, प्रकाश संश्लेषण अंगक है हरित लवक। हरित लवक। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो मित्रजीवी। मित्रजीवी। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मित्रजीवी। मित्रजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि है, मित्रजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, तो छोटी आंत में। आप सभी पहले पढ़ चुके हैं, छोटी आंत में पाचन की पूर्ण क्रिया किसमें होती है, छोटी आंत में। और भोजन का पचना प्रारंभ होता है मुख से, भोजन का पचना प्रारंभ होता है मुख से, और पाचन की पूर्ण क्रिया होती है छोटी आंत में। ऑप्शन सी सही है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है जल से। ऑप्शन नंबर ए सही है, जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आपके सामने 4 ऑप्शन है,
अगर आप पहले से जान रहे हैं तो कमेंट में उत्तर जरूर दें। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पौधे में होती है, हरे पौधे में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? हरे पौधे में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? यह प्रश्न भी आप देख रहे हैं कि 2019 में पूछे गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 6 होते हैं। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के 6 अणु होते हैं और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12 और O6, C6H12O6 होता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो चलिए दोस्तों, तो यहां आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का कितना होता है? 6। अब अगला प्रश्न है किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि नमक से उचित मात्रा में हमें आयोडीन मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, नमक से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, सेल्यूलोज का। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख से 3 जोड़े लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी 3 जोड़े पाई जाती है। अगला प्रश्न है, दांत की सबसे ऊपरी परत है, दांत की सबसे ऊपरी परत है अमेल, दांत का सबसे ऊपरी परत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, 19 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका इनमें सभी, इनमें सभी यानी हरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें सभी हो जाएगा। सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, इनमें सभी। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकालता है,
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। CO2 से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडलीय CO2 का ही निस्त्रीकरण होता है। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मैग्नीशियम कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल में। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, हरा। सभी हरे पौधे में हरित लवक नामक संरचना पाई जाती है, जिसमें एक विशेष किस्म का हरे रंग का वर्णक वर्णहरित या उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मित्यजीवी। ऑप्शन नंबर बी सही है, मित्यजीवी। अगला प्रश्न है, सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? सरीगली चीजों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मित्यजीवी कहलाता है। अगला प्रश्न है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रंध्र में होता है। पत्तियों की बाह्य त्वचा की रंध्र कोशिकाओं के मध्य एक छिद्र होता है, जिसे रंध्र कहते हैं। रंध्र से वायुमंडल का CO2 युक्त वायु पत्तियों के भीतर कोशिकाओं में विसरण द्वारा पहुंचाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत। ऑप्शन नंबर सी सही है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त का स्राव करता है, वह जटिल वसा का विखंडन करता है, यकृत। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी है, हरित लवक। प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो हरित लवक। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, क्लोरोफिल अणु। क्लोरोफिल अणु प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, क्लोरोफिल अणु। अगला प्रश्न है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो इनमें सभी आएगा, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पोषण की विधि है? निम्न में कौन पोषण की विधि है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ए और सी। ए और सी, सुपोषण और परपोषण। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी सोडियम। तो अगर आप पहले से जान रहे हैं तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइए कमेंट में। किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है? तो सोडियम, बिल्कुल सही। अगर आप ऑप्शन नंबर डी सोचे थे तो बिल्कुल सही सोचे थे, सोडियम को सरलता रूप से
चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि यह मुलायम होता है सोडियम, इसलिए इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? ऑप्शन ए Na यानी सोडियम, ऑप्शन बी Mg यानी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी Hg। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? सोडियम Na को, और इसी को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, सोडियम को ही Na। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? ऑप्शन ए हेमेटाइट, ऑप्शन बी सिनेवार, ऑप्शन सी बॉक्साइड, ऑप्शन डी गैलेना। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड, बिल्कुल सही सोचे थे आप, ऑप्शन नंबर सी सही है, बॉक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, किस ओ धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? किस ओ धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? सल्फर, आयोडीन, श्वेत फास्फोरस या लाल फास्फोरस? तो बताइए किस ओ धातु को जल में डुबाकर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि यह बाहर रहेगा तो बाहर के तापमान से इसमें अपने आप आग पकड़ लेता है, इसलिए श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, Sg। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम। जस्ट ये क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम, या एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? तो बॉक्साइड। दोनों एक ही प्रश्न है, उल्टा के पूछा गया है। अगला प्रश्न है क्लोरीन की संयोजकता क्या है? क्लोरीन की संयोजकता क्या है? तो एक, क्लोरीन की संयोजकता कितना है? एक, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो लोहा, याद रखिएगा लोहा का अयस्क कौन है? हेमेटाइट। यह हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? लोहा का, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है गैलेना किस धातु का अयस्क है? यह सीसा का अयस्क क्या होता है? तो लेड, याद रखिएगा गैलेना जो है किस धातु का अयस्क है? लेड यानी सीसा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? आपके सामने में ऑप्शन दिया गया है, बताइए हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? अभी तुरंत पढ़ चुके हैं, लोहा। लोहा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, लोहा, Fe लोहा। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत के सुचालक युग्म को चुने, यानी विद्युत के सुचालक युग्म को चुनिए, तो हो जाएगा आपका चांदी और रुकिए चांदी और हो जाएगा आपका क्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी सही है। ये विद्युत युग्मक जोड़ा पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखिए, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त गैस, तो एथाइन, ऑप्शन नंबर सी सही है, एथाइन, ऑप्शन नंबर सी सही है, एथाइन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं, ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं, ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी सही है, अम्लीय होते हैं ओ धातु के ऑक्साइड। ओ धातु के ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय, ऑप्शन नंबर बी सही है। लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है, लोहे की परमाणु संख्या है 26, और लोहा का संकेत क्या होता है? रासायनिक नाम Fe। तो लोहे की परमाणु संख्या 26। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? निम्नलिखित में कौन ओ धातु है? तो Fe यानी लोहा, लोहा जो है ओ धातु है। अगला प्रश्न है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है?
1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर? तो 1 ग्राम सोने से बनाया जाता है 2 किलोमीटर का तार। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जाता है? 2 किलोमीटर का तार बनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? वो धातु पूछा है, अगर वो धातु नहीं रहता तो पढ़ा आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहता, लेकिन यहां पे पूछा गया है वो धातु, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? वो धातु है और कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर सिर्फ धातु पूछता तो पढ़ा होता, लेकिन वो धातु पूछा है तो ब्रोमीन होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक धातु तन्य है? तो अभिप्राय जाना है कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर का तार बनाया जा सकता है, तो तन्य यानी कि ज्यादा तनाव किसमें है? सोना में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सोना। अगला प्रश्न देखिए, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं गन मेटल। क्या कहते हैं? गन मेटल कहते हैं, गन मेटल। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में किसकी आघात वर्धता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में किसकी सबसे आघात वर्धता सबसे अधिक है? तो अगर सोना रहता तो सोना होता, नहीं तो चांदी। ऑप्शन नंबर ए सही है। और आप सभी जानते हैं कि चांदी में सबसे ज्यादा विद्युत चालक अधिक होता है, यानी कि प्रश्न आपको पूछा जाएगा कि सबसे अधिक सुचालक या विद्युत चालक किसमें होता है? तो चांदी में। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम को भी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, लिथियम को। ऑप्शन नंबर ए सही है। याद रखिएगा कि सोडियम और लिथियम दोनों को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, एकमात्र वो धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है? एकमात्र वो धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है? तो ब्रोमीन। यह प्रश्न अभिप्रेत हो चुका है, ब्रोमीन। एकमात्र वो धातु जो द्रव रूप में पाई जाती है, ब्रोमीन। सोना, शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है? शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है? शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है? तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट। 24 कैरेट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 24 कैरेट से किया जाता है, 24 कैरेट से। तो दोस्तों, अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं, तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें कि कैसा लगा और आप कितने प्रश्न पहले से जान रहे थे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।